जो पिछले 70 बरसों से बंद पड़ा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात को ठीक रात 9 बजे उस बंद स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अरे सुरेश काका, आज वो काली अमावस्या की रात फिर से आ गई। वो भूतिया बारात आज फिर से हमारे गांव में आएगी। हाँ बेटा, ये अशुभ रात आज फिर से लौट आई है। अब पता नहीं किसकी बेटी या किसकी बहन इस गांव से आज हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। आज वही काली अमावस्या की रात फिर से लौट आई थी। गांव भर में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। लोग डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। पूरे गांव में आज एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर भय का वातावरण था जो हर अमावस्या को आमतौर पर गांव में रहता है, लेकिन इस बार गांव के मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। गांव वाले मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार उनके घर की बेटी न बचे। देखते ही देखते शाम ढल गई थी। गांव में चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। लगभग शाम के 7 बज रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गांव की एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। सुरेश काका, आज फिर से ठीक रात 9 बजे वो भूतिया बारात हमारे गांव में आने वाली है। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि कब तक ये बारात हमारे गांव से ऐसे ही कुंवारी लड़कियों को ले जाती रहेगी। क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता? मंगल बड़े ही गुस्से के साथ ये बात सुरेश काका से कहता है। बेटा, गांव वालों ने बहुत कोशिशें की थी उस भूतिया बारात को रोकने की, लेकिन क्या हुआ था जब उस भूतिया बारात को रोकने के लिए गांव वाले गए थे? कृपया बताइए। सुरेश काका ने गहरी सांस ली और बोले, उस रात जब गांव के 12 से 15 आदमी उस भूतिया बारात को रोकने गए थे, उनमें मेरे पिताजी भी थे। लेकिन उस रात के बाद मैंने अपने पिता और उन सभी गांव वालों को आज तक कभी नहीं देखा। गांव के लोग इस घटना से इतने डर गए कि उस दिन के बाद कभी किसी ने उस भूतिया बारात के सामने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम सब समझ गए थे कि अगर हम उस बारात के सामने गए तो जीवित वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है। फिर उस दिन गांव वाले क्यों गायब हो गए? क्योंकि बेटा, गांव वालों ने उनके सामने जाने की हिम्मत की थी, और जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर रहता है, अगर उन बारातियों की नजर उस पर पड़ जाए तो वे उसे भी साथ ले जाते हैं। इसीलिए वे उन गांव वालों को भी ले गए। लेकिन काका, क्या आपने कभी इस भूतिया बारात को देखा है? नहीं बेटा, मैंने आज तक उस भूतिया बारात को नहीं देखा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। सुरेश काका अपनी बात खत्म ही कर रहे थे कि वहां बैठे एक अन्य बुजुर्ग बोले, तुम सबकी बातें हो गईं, तो अब हम सबको तुरंत अपने अपने घर जाना चाहिए। रात हो गई है, 8 बज गए हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। लेकिन सुरेश काका की बातों के बाद मंगल और प्रताप की जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। उन्हें अब कैसे भी करके उस भूतिया बारात को देखना था। देख प्रताप, हमें ये तो पता है कि वो भूतिया बारात गांव में आती है और किसी लड़की को ले जाती है, लेकिन यार, हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ यार, ये बात तो सही कही तूने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? चल, मैं भी अब अपने घर जाता हूँ। अरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज रात बाहर ही रहें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। हमें पता भी चल जाएगा कि वो भूतिया बारात दिखती कैसी है। अरे मंगल, तू पागल हो गया है क्या? पता नहीं तुझे सुरेश काका ने क्या बोला था। अगर उस भूतिया बारात ने तुझे देख लिया तो तुझे भी ले जाएगी, और मुझे कोई मरने का शौक नहीं है अभी। अरे प्रताप, मुझे भी पता है ये सब, लेकिन हम उनके सामने तो नहीं जाएंगे, बल्कि हम उन्हें छुप कर देखेंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम उन्हें देख रहे थे। अब समझ आया? लेकिन यार, कहीं उस भूतिया बारात ने हमें देख लिया तो? नहीं भाई, मत कर ये सब। और तूने सुना नहीं था सुरेश काका ने क्या बोला था? भूल कर भी घर के बाहर नहीं रहना। अरे प्रताप, चलना यार, इतना भी क्या डरना। हम कहीं छिपकर उस बारात को देखेंगे, वो हमें देख ही नहीं पाएगी। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। प्रताप भी मंगल की बातों में आ जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं उस भूतिया बारात को देखने। वे दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं और उस भूतिया बारात के आने का इंतजार करने लगते हैं। राजू की बहन प्रिया कई सालों बाद गांव आई थी। शहर में रहने के कारण वह अब इन बातों में विश्वास नहीं करती थी। क्या भैया,
आप सभी गांव वाले अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ भैया, अब मैं इन भूतिया बातों पर यकीन नहीं करती और आप भी इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। अरे छोटी, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अब भी वो भूतिया बारात हमारे गांव में आती है और मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि जब अमावस्या की रात आने वाली हो तो गांव में मत आना, लेकिन तू फिर भी चली आई। अरे भैया, क्यों इतना डर रहे हो? कुछ नहीं होगा आज रात, आप सब आराम से सो जाओ। प्रिया, तुम पढ़ी लिखी हो ये हमें पता है, लेकिन ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है और यहाँ अब भी हर अमावस्या को वो भूतिया बारात जरूर आती है। रात के 9 बजने वाले थे। गांव के सभी लोग अपनी बेटियों को लेकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। 9 बज गए, वो भूतिया बारात कभी भी आ सकती है। हे ऊपर वाले, हमारी बेटी की रक्षा करना। तभी गांव में चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई। रात बहुत डरावनी हो गई थी। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था। चारों ओर काला धुआं फैल गया था। हवा मानो पूरी तरह थमसी गई थी। तभी बंद पड़े रेलवे स्टेशन की ओर से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगी। राधा, तूने सुना? ये वही शादी के नगाड़ों की आवाज है। वो भूतिया बारात आ गई। हे ऊपर वाले, हम सबकी रक्षा करना। उधर प्रताप और मंगल डरे सहमे उस पेड़ के नीचे खड़े थे। अरे यार, लगता है आज तू मुझे मरवा कर ही मानेगा। भाई चल घर चले, रहने दे इस भूतिया बारात को देखना। कहीं गलती से उसने हमें देख लिया तो। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। बस हम उसे देखेंगे और फिर चुपके से घर चले जाएंगे। तू बस चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि उन्हें शादी के नगाड़ों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। पहले ये आवाज धीरे, फिर तेज और फिर बहुत तेज हो गई। अरे मर गए रे मंगल, वो भूतिया बारात की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है वो स्टेशन से निकल आई है और गांव की ओर बढ़ रही है। तभी सफेद धुएं के साथ एक भूतिया बारात निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगी। उस बारात में किसी का शरीर जला हुआ था तो किसी का मुंह विकृत था। सबकी आंखें खून से भरी हुई थी। कोई नाच रहा था तो कोई नगाड़े बजा रहा था। इस तरह वह बारात धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में वह भूतिया बारात गांव में आ गई। सभी भूतों के चेहरों पर एक भयानक हंसी थी। जब प्रताप और मंगल की नजर इस भूतिया बारात पर पड़ी तो वे डर के मारे कांपने लगे। मर गए रे मंगल, वो देख, वो भूतिया बारात गांव में आ गई। अरे बाप रे, हे ऊपर वाले, बस आज की रात बचा लो, फिर इस मंगल के साथ कभी रात में नहीं भटकूंगा। दोनों उस भूतिया बारात को देखकर वहीं जम गए। उनका शरीर भय से कांप रहा था। वह भूतिया बारात आज जाकर रुकी राजू के घर के सामने। भूतिया दूल्हे ने राजू के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी। नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजने वाला, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी ही जाएगी। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, और अगर रोकने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसलिए मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपनी दुल्हन को ले जाने आया हूं। अब तुम्हारी मौत पक्की है। जब राजू और लता उसके सामने से नहीं हटे तो उस भूतिया दूल्हे ने उन दोनों को मार डाला। यह सब देखकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उस भूतिया दूल्हे ने उसकी एक न सुनी। उसने प्रिया को उठाया और अपने साथ रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगा। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते हुए अपनी बारात को स्टेशन की ओर ले जाने लगे। जब यह बारात गांव से जा रही थी, प्रताप और मंगल अब भी उसी पेड़ के नीचे छिपकर यह सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वह बारात रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। तभी स्टेशन पर इतना धुआं फैल गया कि कुछ दिखना मुश्किल हो गया। अचानक कहीं से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई और काले अंधेरे में से एक भूतिया ट्रेन आने लगी। यह दृश्य प्रिया के लिए बहुत भयानक था। वह ट्रेन उस बंद स्टेशन पर आकर रुक गई। उस ट्रेन के चारों ओर घना धुआं फैला हुआ था।
जब धुआं धीरे धीरे कम हुआ तो दिखा कि उस भूतिया ट्रेन में बहुत सारी आत्माएं बैठी हैं जो सब प्रिया को देख रही थी। यह देखकर प्रिया और अधिक डर गई। तभी उस भूतिया दूल्हे ने प्रिया को खींचकर ट्रेन की ओर ले जाना शुरू किया। नहीं, मुझे जाने दो। उसे ट्रेन में बैठाते ही वह ट्रेन तेजी से चलने लगी और थोड़ी ही देर में धुआं बनकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि राजू और उसकी पत्नी मारे गए हैं और प्रिया गायब है। गांव में मातम छा गया। मंगल और प्रताप उस रात की घटना को कभी भूल नहीं पाए। उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। आज भी हर अमावस्या की रात को माधवपुर गांव के पास उस बंद रेलवे स्टेशन से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और एक कुंवारी कन्या गायब हो जाती है।